फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को हल किया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैथ के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी चल रहा है, जिसका 8 सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं। मगर उससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कंपटीशन से संबंधित कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का पहला क्वेश्चन है कि 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएगी या बन जाएगी। समानुपात का मतलब होता क्या है, पहले समानुपात को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बटा 9 लिखें और इधर बराबर में 10/30 लिखें, तो क्या ये समानुपात है या नहीं? तो बिल्कुल समानुपात है, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और इसको भी कट करेंगे तो 1/3। समानुपात का मतलब होता है कि बराबर के दोनों तरफ मान बराबर हो। तो ये कटने पर इसका अनुपात 1/3 है और इसका भी 1/3 है, मतलब कि 3/9 और 10/30 आपस में समानुपात है। और इसको अगर हम क्वेश्चन लिखते तो ऐसे लिखते कि 3, 9, 10 और 30 ये संख्या आपस में क्या है, समानुपात है। तो उसी तरीके से इसमें दिया गया है कि 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनेगी। तो इसमें आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप बाई ऑप्शन इसको कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक डायरेक्ट निकालने के लिए है कि अगर 6, 14, 18 और 38 है तो पहले दो संख्या का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 14 और 6 का डिफरेंस है 8, और फिर 38 और 18 का डिफरेंस है 20। इन दोनों को कट करके अनुपात में ले आना है। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 2:5। तो इस अनुपात से इसको गुना करना है और इस अनुपात से इसको गुना करना है, और इनके डिफरेंट को ई अनुपात के डिफरेंट से भाग कर देना है। बस आ जाएगा आपके पास 18 दूना 36 और 6 बचे 30, और अनुपात 5 माइनस 2 का डिफरेंट होगा 3, तो आ जाएगा 6/3 और काटेंगे तो हो जाएगा 2। इसका आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे वाले पुल को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये दो पुल की लंबाई दिया गया है, 300 मीटर और 240 मीटर। एक को 21 सेकंड में पार करता है और दूसरे को 18 सेकंड में। ट्रेन तो उसके दोनों जगह लंबाई सेम ही है, क्योंकि वही ट्रेन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम देख लेते हैं कि अगर 300 दूरी को पार करने में वो 21 सेकंड ले रहा है और 240 मीटर की दूरी को पार करने में वो 18 सेकंड ले रहा है, मतलब दूरी का डिफरेंट कितना है, 60 मीटर है। और समय का डिफरेंट कितना है, 3 सेकंड है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमारे पास दूरी आ गया है 60 और समय आ गया है 3, तो हम इसको भागा लगा देते हैं। 60/3 हमारे पास आ गया है क्या, 20 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये भी मीटर में था, ये सेकंड में था, लेकिन हमसे आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसे 18/5 से गुना करते हैं। तो 20 को 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा हो तो 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, वर्तमान में जो है ए और जो बी का अनुपात है वो 6 और 7 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। हमारे हिसाब से बी कितना साल बड़ा है,
कितना यूनिट? 1, यानी 7 और 6 में डिफरेंट एक का है, यही है 4 वर्ष के बराबर। जब 1 यूनिट 4 के बराबर है तो पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? तो डायरेक्ट हम दोनों में एक-एक यूनिट जोड़ देते हैं। 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 7:8 इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिला है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है का प्रतिशत क्या है? अब हमें ऐसे नंबर को सोचना है जो इन दो अनुपात में बांट भी सके और बाद में प्रतिशत निकालने का झंझट भी ना हो। तो 3 और 2 के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल 100 छात्र छात्रा मिलाकर वहां पर होंगे। तो इसमें 3 अनुपात का मतलब क्या है कि 60 क्या होंगे? इसमें 3 अनुपात है लड़के का, यानी कि यहाँ पर बॉय लिख देते हैं और यहाँ पर गर्ल लिख देते हैं। तो 60 यानी कि अगर हम 100 टोटल माने तो उसमें अनुपात 3 को कैसे निकालेंगे? अब 100 को 5 से भागा करके 3 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। जब 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां रही होंगी। अब बोला गया है कि लड़कों में से 20% तथा लड़कियों में से 75% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिला है, यानी 60 का 20% को छात्रवृत्ति मिला है, मतलब 12 को छात्रवृत्ति मिला है। 60 का 20% का मतलब 12 है। लड़कियों के 25% को छात्रवृत्ति मिला है, मतलब 40 का 20% 25% का मतलब है 10, यानी कि 12 और 10 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिला है। तो बताना है कि कितने परसेंट ऐसे हैं जिसको नहीं मिला है। तो हम माने थे टोटल कितना? 100, और 100 में से अगर 22 को मिला है तो कितने ऐसे लोग होंगे जिसको नहीं मिला है? 78% क्योंकि 100 अपने आप में परसेंट भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो प्लीज कमेंट में लिख कर पूछ ले, हम उसे नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। किसी 22 मीटर 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा की पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया हो तो सेंटीमीटर में वृष्टि बताएं। यहाँ पर ये घनाभ के बारे में कहा जा रहा है। अगर घन रहता तो सभी भुजा बराबर होती। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है पानी किसमें अटता है? पानी की मात्रा निकालने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ता है, तो पानी उतना ही होगा। मान लीजिए ये छत है, इसकी लंबाई भी दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई भी। तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि पानी कितना ऊंचा तक ये भरा होगा। तो इसमें निकालना हमें ये है कि घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को बराबर कर दे, तो फिर हमें घनाभ का जो ऊंचाई होगा वही पानी की वृष्टि होगी। तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, तो हम कर देते हैं 22 गुना 20 गुना H बराबर में बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, 22/7 यानी कि पाई। यहाँ पर व्यास दिया है 2 मीटर, तो त्रिज्या होगा 1 गुना 1 और ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 22 से ये 22 कट जाएगा सीधा सीधा, और इससे ये भी कट जाएगा 0.5 में। तो हमारे पास H बचा हुआ है। H बराबर क्या होगा? इधर है 0.5 और ये 20 को हम नीचे लाएंगे 20, तो इतना ये मीटर में आंसर आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इससे गुना करेंगे तो 20 बचे 100 और ये हो जाएगा 5 बचे 25 और 1 के बाद पॉइंट है, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:25 हो रहा हो तो वास्तविक समय कितना होगा? प्रतिबिंब, अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, वास्तविक समय अगर दिया हुआ है तो हमें 23:60 में से घटाकर उसका रियल टाइम निकालना पड़ेगा, और अगर जल प्रतिबिंब निकालना है तो हमें 17:90 से घटाकर उसका
चल प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा। हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब, वही कहा गया है इसमें। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें 23 60 में से घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं। 23 ये घंटा होता है और 60 ये मिनट होता है। तो इसमें से 11 घटा के 25, 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। और 23 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा। 2 7 12 का 10वां पद होगा। ये एपी का क्वेश्चन है, एपी पर ही निकाल देते हैं। एपी बराबर होता है मतलब ए प्लस एन माइनस 1 टी। इसमें एन का मान दिया हुआ है 10, ए है 2 और डिफरेंट 5 है यानी कि डी। तो हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी 5। 2 और ये 10 में से घटेगा तो 9, 9 पचे 45। तो 45 और 2 47। इसका 10वां पद कौन सा होगा? 47 ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये होगा। कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज होगा तो इसका एक शीर्ष होगा 2 और 3, एक शीर्ष होगा -1 और 0 और एक शीर्ष होगा 2 और -4। तो इसके निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है कि 1/2 करके x 2x - 1 करके। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट तरीका इसका बताते हैं। इसमें हमें एक डाटा का मान 0 करना पड़ेगा। मान लीजिए -1 है तो इसको हम +1 यहाँ पर अगर लिख दे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसमें भी हमें +1 करना पड़ेगा और इसमें भी +1 पहला अंक में करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 और पहले से 3 है सो 3 और ये 3 और -4। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि इन दोनों को आपस में गुना करके इन दोनों को आपस में गुना किया हुआ घटा देना है। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -12 और बटा में 2 खुद से दे देना है। तो हो जाएगा 9 + 12 बटा 2 मतलब 21 बटा 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोसेक 90 - a का मान होगा। 10 कॉट के साथ इनवर्स होता है, साइन कोस के साथ इनवर्स होता है और कोसेक सेक के साथ इनवर्स होता है। तो कोसेक 90 - a के मतलब है कि सेक a। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या का मान जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो हमें दोनों के क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ करके फिर त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको हम r1 मान ले और इसको r2 मान ले तो इसका होगा 8 और इसका होगा 6। इन दोनों को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो पाई चूंकि दोनों में कॉमन है तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। r स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो पाई के साथ पाई रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 36 यानी यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा 100 पाई। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें निकालना है बड़ा जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या। तो इसका आंसर कितना है? 100 पाई स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हमें बड़ा आर का मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर और इसके बराबर दिया हुआ है 100 पाई जो अभी हम लोग निकाले हैं। तो पाई से पाई काट देंगे, आर बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर इधर अंडर रूट बन जाएगा और बाहर आएगा कितना? 10। यानी कि बड़ा जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 45 डिग्री कोण पर एक त्रिज्या खंड है जब इसके संगत दीर्घ
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या खंड कहते किसको है? मान लीजिए एक वृत्त है और इसमें इस तरीके से अगर कट लगा दें तो इसको कहते हैं लघु त्रिज्या खंड और ई एरिया को कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमसे पूछा गया है दीर्घ त्रिज्या खंड यानी बड़ा वाला। हम ये भी जानते हैं कि पूरे वृत्त जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये है 45 तो इधर वाला कोण कितना होगा? ये तो हो जाएगा 315 डिग्री। तो निकाल देते हैं त्रिज्या खंड। नेक्स्ट स्लाइड लेकर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो कर देते हैं थीटा हमारे पास 315 रखना है, चूंकि अभी हम देखे थे थीटा बटे 360, और पाई की जगह 22/7 रखना है, और आर जो कि 4 गुना 4 होगा। काट देते हैं इसे। 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और 9 तिया 27 और 9 बचे 45। 5 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 खत्म। 4 दूना 8 और 4 से 1 कट जाएगा। फिर ये 2 से 1 2 को काटेंगे, यानी फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब नया माध्य क्या होगा, यानी कि औसत क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो या जोड़ने के लिए रहे, या भागा करने के लिए, या गुना करने के लिए, या घटाने के लिए, तो जितना जोड़ना या घटाना है वो सब औसत में डायरेक्ट कर देंगे। मतलब 10 संख्या का मध्य 30 है, हमें 5 जोड़ना है, तो अब मध्य कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक शंकु तथा बेलन के आधार एक ही है, मतलब उसका त्रिज्या भी एक ही होगा। जैसे अगर शंकु ये है और बेलन ये है, आधार एक ही का मतलब दोनों का त्रिज्या सेम होगा। यदि उनके आयतन बराबर हो तब उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई का अनुपात निकालना है इसलिए हमें h1 यहाँ लिखना पड़ेगा, और इधर क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर h2। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? h1, और उधर से नीचे लाएंगे h2, और इधर बराबर 3 उधर जाएगा बटा 1, यानी अनुपात क्या आ गया? 3:1, और ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज में उसका एक कोण दो अन्य कोणों के योग के बराबर है। यदि दो अन्य कोण में 2:3 का अनुपात हो तब त्रिभुज के कोण होंगे। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कुल मिलाकर 180 डिग्री होता है। अब कहा गया है कि एक त्रिभुज और उसका एक कोण दो अन्य कोणों के योग के बराबर है, मतलब कि एक कोण 90 है और 90 में से दो और कोण है, तो 90 को भी दो हिस्सा करने के लिए कहा गया है कि 2 और 3 में है। अगर हम 90 को 2 3 यानी कि 5 से भागा करें कितना हो जाएगा? 18/90। एक है 2 अनुपात में, एक है 3 अनुपात में, तो 18 दूना 36, यानी एक कोण हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा 18 तिया 54। तो हमारे पास तीनों कोण का मान आ गया 36, 54 और 90 कौन में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रमेश अपनी आय का 1/3वां भाग भोजन पर, 2/5वां भाग कपड़ों पर एवं शेष राशि का 2/3वां भाग यात्राओं पर खर्च करता है। यदि उसका कुल यात्रा व्यय यानी कि यात्रा में जो खर्च हुआ है वो 500 है, तब उसकी बचत होगी। मतलब कि 1/3, 2/5, 2/3 है, तो इन तीनों संख्या के नीचे
3 या तो 5 है, तो हम मान लें इसका एलसीएम को कि कुल धन उसके पास 15 रहा होगा। तो अगर वो अपनी आय का भोजन पर 1/3 खर्च करता है, यानी कि 15 का 1/3 का मतलब क्या है कि वो 5 खर्च करता है। फिर 2/5 कपड़ों पर, यानी कि 15 का 2/5 का मतलब क्या है, 5 से काटेंगे तो 3, यानी कि 6 किस पर खर्च करता है, कपड़ा पर। अब उसने 5 और 6 11 खर्च कर दिया है। अब उसके पास धन बचा हुआ है 4। लिखा गया है कि शेष राशि का 2/3वां भाग यात्रा पर खर्च करता है, यानी कि 4 का जो है कि 2/3 वो किस पर खर्च करता है, यात्रा पर, यानी कि 8/3 यात्रा पर खर्च करता है। तो यदि उसका कुल यात्रा व्यय दिया है, यानी 8/3 का मान दिया हुआ है क्या, 500, तो हमको बताना है कि उसकी बचत क्या रही होगी। अब इन दोनों को खर्च करने के बाद, यानी कि 11 खर्च करने के बाद 4 उसके पास शेष बचा था, और 4 में भी 8/3 अगर खर्च हो रहा है, तो अब उसके पास खुद कितना राशि बचा होगा। तो घटाकर पहले देख लेते हैं कि 4 में से 8/3 घटाएंगे तो चलती है 12 8, यानी कि 4/3 अब उसके पास शेष रहा होगा। अगर 8/3 500 है, तो हमें 4/3 का मान निकालना है, तो निकाल देते हैं। 500, ये 3 उधर जाएगा, 3/8, और हमें निकालना कितना है, 4/3 का मान। तो यहाँ गुना कर देते हैं 4/3, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 दूना 8, और 2 से ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 250, यानी उसका बचत कितना है, 250। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है कि यदि ए एवं बी किसी कार्य को 4:5 के अनुपात में कार्य करके पूर्ण करते हैं, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हो, तब ए अकेले कितने समय में कार्य को पूर्ण करेगा। अब यहाँ बताना है कि ए और बी है, ये काम जो किया है 4 और 5 के अनुपात में किया है, और दोनों 10 दिन किया है। अगर 4 काम किया 10 दिन तक किया, मतलब इसने 40 काम किया होगा, और ये 50 काम किया होगा, मतलब टोटल काम रहा होगा कितना, 90। अगर 90 काम रहा है, और ये जो काम ज्यादा कौन करेगा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा, और काम कौन करेगा, जिसका क्षमता कम होगा। तो पूछा गया है कि ए अकेले कितना समय में कार्य करेगा, यानी ए का क्षमता क्या है, 4, तो बस इसके क्षमता से भाग लगा देते हैं, हो जाएगा 22 सही 1/2, यानी कि ए जो है अकेले 22.5 दिनों में पूरा कर देगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 10 के पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 11 हो, तो सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा या ए कुछ भी मान ले माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो हमें इसको लागू कैसे करना है देखना है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 के पावर 4 है, तो 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, 11। तो 10 स्क्वायर के बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ इसके बराबर में हम रख देते हैं कि सेक स्क्वायर 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस हो गया, और इसके बराबर होता है सिर्फ सेक स्क्वायर ए, और इसके बराबर क्या है, 11। तो हम इसको पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना कर देंगे। तो इसको अगर इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक के पावर 4a और माइनस सेक स्क्वायर ए, और बराबर क्या है, 11। और हमें इसी का मान पूछा गया था कि सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका भी मान 11 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि √7 प्लस √4 कॉमा √9 प्लस √2 कॉमा √6 प्लस √5 कॉमा √10 प्लस √1 में सबसे बड़ा कौन है।
ऐसे जब नंबर हो तो बड़ा हमें देखना होता है। सबसे पहले इसमें एक गुण देखना है कि इस टाइप से इनके अंकों का योग सेम होना चाहिए। तो 7 और 4 11, 9 और 2 11, 6 और 5 11, 10 और 1 11, मतलब योग सेम है। तो वही संख्या बड़ा होगा जिनके दोनों अंकों का गुणनफल बड़ा हो। अब जैसे इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 9 दूनी 18, 6 पचे 30 और 10 एकम 10। कौन सा बड़ा हो रहा है? 6 पचे 30 बड़ा हो रहा है। मतलब क्या है कि इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 47 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान क्या होगा? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है 47। तो सबसे पहले हमें लाना होगा कि एक्स का मान क्या होगा, सॉरी एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान क्या होगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर पी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस 2। और हमको यही मान दिया हुआ है कितना? 47। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर दिया हुआ है 47, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 और पी के बराबर हो जाएगा 7। यानी इससे हमें पता चल गया कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स के मान है 7। तो हमें क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान होता है ए क्यूब माइनस 3a। हमारे पास यहाँ पर a की जगह 7 आया हुआ है तो रख देते हैं। एक यानी कि 7 का क्यूब कितना होगा? तो 343 माइनस 7 गुना 3 करना है तो 343 माइनस 7 तो घट करके आ जाएगा 322। राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आज का आखिरी सवाल है। एक्स क्यूब माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर की कोटि कितनी होगी? कोटि को सीधा सीधा घात कहा जाता है। तो घात आप किसका बताएंगे? जो भी समीकरण दिया होगा उसमें सबसे ज्यादा जो घात होगा वही उसका घात कहलाता है और कोटि कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्स क्यूब है, यानी इसका घात कितना है? 3 और इसका कोटि क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 प्रश्न को हल किया है और बिल्कुल एग्जाम के अनुसार ही हमने प्रश्न को इसमें सेट किया है और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इस सेशन से कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू आ रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और आप आपके आसपास में जो भी पढ़ाई वाला ग्रुप है तो उसमें इसे शेयर कर दें। शुक्रिया।